हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं आज आप सभी को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सेशन 2022 से 25 का पार्ट 3 22 से 25 का बीए बीएससी का गैस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। पहला है श्वेत वसन अपराध क्या है, इसके विभिन्न स्वरूपों का विवेचना करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत की विवेचना करना है एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन में बाल अपराध के कारणों का उल्लेख करना है। तो एक एक करके हम विश्लेषण कर रहे हैं। दूसरा है श्वेत वसन अपराध क्या है, तो इसके विभिन्न स्वरूपों की विवेचना करना है। तो सबसे पहले तो इसके परिचय बताना है। तो श्वेत वसन अपराध एक रूपकात्मक संकल्पना है जिसका तात्पर्य उन अपराधों से है जो समाज में ऊंचे पदों पर बैठे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। ये अपराध अक्सर छिपे होते हैं और सामान्य अपराधों की तरह प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते हैं, परंतु इनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्हें व्हाइट कॉलर क्राइम यानी व्हाइट कॉलर क्राइम भी कहा जाता है। फिर इसकी परिभाषा बताना है। श्वेत वसन अपराध का परिभाषा। तो अमेरिकी समाजशास्त्री एडविन सदरलैंड ने 1939 में व्हाइट कॉलर क्राइम शब्द का प्रयोग किया था। उनके अनुसार श्वेत वसन अपराध वे अपराध है जो उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय या पेशे के दौरान किए जाते हैं। यह अपराध मुख्यतः आर्थिक लाभ और शक्ति बढ़ाने के कारण उद्देश्यों से किए जाते हैं और आमतौर पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, कर चोरी, संगठित वित्तीय अपराध, साइबर अपराध आदि के रूप में देखे जाते हैं। फिर श्वेत वसन अपराध के विभिन्न स्वरूपों का विवेचना करना होता है। तो श्वेत वसन अपराध कई प्रकार के होते हैं जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, आर्थिक अपराध, फाइनेंशियल क्राइम। इसमें 4 तरह का क्राइम होता है: बैंक धोखाखोरी, कर चोरी, शेयर बाजार घोटाले, बीमा धोखाखोरी। फिर दूसरा है प्रशासनिक अपराध। इसमें 4 पॉइंट होते हैं: सरकारी धन का दुरुपयोग होना, भ्रष्टाचार होना, घूसखोरी होना, नीतिगत अनियमितताएं होता है। फिर तीसरा में निगमित अपराध होता है, कंपनी द्वारा धोखाखोरी की जाती है, नकदी उत्पाद बनाना। फिर तीसरा गलत विज्ञापन द्वारा कर्मचारियों का शोषण करके। चौथा में है संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध, ड्रग्स व मानव तस्करी से संबंधित वित्तीय गतिविधियां। पांचवा है पर्यायवाची संबंधी अपराध। फिर किसी भी प्रश्न का निष्कर्ष में पूरा पॉइंट टू पॉइंट व्याख्या कर दी जाती है। तो इसमें श्वेत वसन अपराध समाज के अत्यधिक हानिकारक होते हैं क्योंकि ये व्यापक स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और नैतिक पतन का कारण बनते हैं। इन अपराधों का पता लगाना कठिन होता है और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी जटिल होते हैं। अतः इन्हें रोकने के लिए सशक्त नियमों, पारदर्शी प्रशासनों और मजबूत न्याय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। फिर इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वैसे यह 2 नंबर क्वेश्चन है। अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत की विवेचना करना है। तो अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत का विवेचना करने से पहले उसका परिचय हमें बताना होता है। तो शास्त्रीय अपराध का परिचय है: अपराध शास्त्र में विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति अपराध क्यों करता है। अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत क्या है? 18वीं शताब्दी में विकसित किया गया इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अपराध के कारण का विश्लेषण करना होता है और न्यायिक प्रणाली में सुधार करना होता है। फिर शास्त्रीय सिद्धांत का प्रस्तावना बताना होता है। शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य आधार यह है कि मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है जो अपने कार्यों का चुनाव तर्क और विवेक के आधार पर करता है। यह सिद्धांत अपराधियों की मानसिकता को समझने के बजाय अपराध को रोकने और दंड देने के प्रणाली पर केंद्रित होता है। इसी तरह यह सिद्धांत मुख्य रूप से चेजारे वेक्रिया और जेरेमी बेथम द्वारा विकसित किया गया था। शास्त्रीय सिद्धांत के प्रमुख तत्व होते हैं: स्वतंत्र इच्छा होता है यानी फ्री विल होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा होती है और वह अपने कार्यों को सोच समझकर अंजाम देते हैं। अपराधी अपराध को एक गणनात्मक निर्णय के रूप में अपनाता है जहां वह अपराध करने के लिए लाभ और हानि का तुलनात्मक अध्ययन करता है।
फिर दूसरा पॉइंट दंड का सिद्धांत होता है, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट होता है। अपराध को रोकने के लिए कठोर, निश्चित और त्वरित दंड आवश्यक होता है। बैकरिया ने कहा है कि दंड को इतना कठोर न होना चाहिए कि यह अमानवीय लगे, बल्कि यह न्यायोचित और तर्कसंगत होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में कहा गया पीड़ा और सुख का संतुलन होता है, हेडोनिस्टिक कैलकुलस होता है। यानी बेंथम ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि लोग सुख को अधिकतम और पीड़ा को न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं। यदि दंड अपराध से होने वाला लाभ से अधिक होगा तो अपराधी अपराध करने से बचेगा। चौथा पॉइंट कहा गया है अपराध निवारण करना। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के अपराध को निम्नलिखित तरीकों से रोकने के लिए कानूनी ढांचे को स्पष्ट और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। फिर कठोर कानून और त्वरित न्याय से अपराधों में कमी लाई जाती है। शास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताएं। शास्त्रीय सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, अपराधी को भी एक तर्कशील और संवेदनशील व्यक्ति माना गया है। दूसरा, पॉइंट 2, कठोर और अनुशासित कानून व्यवस्था पर बल दिया गया है। दंड को अपराध के अनुपात में निर्धारित करने की बात कही गई है। न्याय प्रणाली को त्वरित और निष्पक्ष बनाने की वकालत की गई है। शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना। मनुष्य केवल तर्क शक्ति प्राणी नहीं होता। यह सिद्धांत यह मानता है कि सभी लोग पूर्ण रूप से तर्कशील होते हैं, जबकि अपराध कई बार मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सभी अपराध समान नहीं होते हैं। इस सिद्धांत में सभी अपराधों के लिए समान प्रणाली की बात कही गई है, लेकिन वास्तविकता में यह अपराध की गंभीरता से भिन्न होती है। तीसरा, परिस्थितियों के अनदेखी होना। यह सिद्धांत अपराधी की व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक या मानसिक स्थितियों को ध्यान में नहीं रखता है। चौथा पॉइंट, आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा की जाती है। यह सिद्धांत आधुनिक मनोविज्ञान की, समाजशास्त्रीय और जैविक सिद्धांतों को नजरअंदाज करता है, जो अपराध के कारणों को अधिक वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। फिर इसका निष्कर्ष। हर एक क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना अनिवार्य होता है। उससे यह पता चलता है कि पूरा क्वेश्चन आंसर का सार क्या होता है, यानी सार बताया जाता है। तो शास्त्रीय सिद्धांत अपराध विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यह सिद्धांत कानूनी प्रणाली को स्पष्ट और प्रभावी बनाने में सहायक करता है। हालांकि कई सीमाएं भी इसके कारण आधुनिक अपराध विज्ञान ने इस ओर अधिक व्यापक दृष्टिकोण से विकसित किया है। वर्तमान में अपराध के कई गहरी और पूर्णात्मक न्याय प्रणाली को अधिक महत्व दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन है बाल अपराध के कारणों का उल्लेख करना है। तो बाल अपराध के कारण का पहले परिचय जानना होता है। तो बाल अपराध समाज में एक गंभीर समस्या होती है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं। इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। फिर बताया गया अपराध, बाल अपराध के प्रमुख कारण क्या होते हैं। तो पारिवारिक कारण भी होते हैं। टूटे हुए परिवार, माता पिता के तलाक, अलगाव या मृत्यु से बच्चों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, जिससे वे अपराध की ओर आकर्षित होती है। दूसरा, असंतुलित पालन पोषण, अत्यधिक शक्ति या लापरवाह परवरिश बच्चों को विद्रोही बना सकती है। घरेलू हिंसा, घर में हिंसा और दुर्व्यवहार का माहौल होने पर बच्चे आक्रामक प्रवृत्ति अपना सकते हैं। दूसरा है आर्थिक कारण, गरीबी, आर्थिक तंगी के कारण बच्चे चोरी, लूटपाट या अन्य अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। बेरोजगारी, परिवार और बेरोजगारी बच्चों को गलत रास्ते पर धकेल सकती है। शिक्षा की कमी, यदि बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती तो वह अपराधियों के प्रभाव में आ सकता है। सामाजिक कारण, बुरी संगत, गलत मित्रों के प्रभाव में आकर बच्चे अपराध कर सकते हैं। समाज में बढ़ता अपराध, यदि समाज में अपराध बढ़ रहा है तो बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है। मीडिया और इंटरनेट का प्रभाव, हिंसक फिल्में, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया की गलतियां भी बाल अपराध का मुख्य कारण बन सकते हैं। चौथा है मनोवैज्ञानिक कारण, मानसिक तनाव, अत्यधिक मानसिक तनाव या डिप्रेशन के कारण बच्चे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। भावनात्मक असंतुलन, यदि बच्चे को प्यार और समर्थन नहीं मिलता है तो वह अपराध के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने की बजाय कोशिश कर सकता है। प्रतिशोध की भावना, कभी कभी बच्चे किसी के प्रति
बदला लेने के लिए उद्देश्य से अपराध करते हैं। कानूनी और प्रशासनिक कारण, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, कमजोर कानून व्यवस्था, यदि बच्चों के लिए कड़ी समाज का प्रावधान नहीं तो वे अपराध करने में हिचकिचाते नहीं है। पुलिस और न्याय प्रणाली की लापरवाही, यदि अपराध करने के बाद बच्चे को सजा नहीं मिलती है तो वह पुनः अपराध करने की संभावना बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, कोई भी क्वेश्चन का निष्कर्ष एक सार के रूप में प्रस्तुत होता है। तो बाल अपराध के पीछे कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जिसमें पारिवारिक माहौल, आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रभाव और मानसिक स्थितियां प्रमुख होते हैं। इसे रोकने के लिए सही शिक्षा, भावनात्मक समर्थन और कानूनी व्यवस्था में सुधार और समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार के अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें। धन्यवाद।